गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिएगा, हम व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत सबसे प्रथम प्रबंध के प्रमुख कार्य में हमने नियोजन को पढ़ा। नियोजन को पढ़ने के बाद संगठन का चैप्टर हमारे पास आया। उसके बाद आ जाता है अध्याय 6 नियुक्तिकरण। ठीक है, सबसे पहले योजना बनी किसमें? नियोजन में। योजना को मूर्त रूप देने के लिए हमने संगठन का निर्माण किया। ठीक है, और संगठन के निर्माण के लिए उसका पूरक है ना, और क्या चाहिए? अब चाहिए कर्मचारी, क्योंकि काम करने के लिए अन्य कर्मचारी या फिर स्टाफिंग की नियुक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तभी हमारा जो निर्धारित लक्ष्य है या उद्देश्य है हम उसको पूरा कर सकें। नियुक्ति को ही स्टाफिंग कहते हैं, याद रखिएगा। नियुक्ति तो आप लोग प्रत्यक्ष रूप से कई जगह में आप लोग देखते होंगे, चाहे अखबार के माध्यम से, है ना, चाहे वो पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, किस प्रकार से किस संस्था में कितने कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, तो ऐसी स्थिति में वो रिक्वायरमेंट निकालते हैं और उस योग्यता के अनुसार वो अपने रिक्त पदों की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित करता है और आवेदन आमंत्रण के साथ साथ अभ्यर्थी भी उसमें सहभागी बनते हैं। तो चलिए, इस अध्याय 6 नियुक्तिकरण में कुछ महत्वपूर्ण बात पैट्रिक ई कॉनर कहता है कि नियुक्तिकरण वास्तव में है क्या। तो वास्तव में यह बताता है कि प्रबंधकों का वह कार्य एवं उत्तरदायित्व है जो संस्था के कार्य के संचालन के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रबंधकी तथा अन्य कर्मचारियों को उपलब्ध करने, उनका विकास करने एवं संस्था में उन्हें बनाए रखने से संबंधित है। नियुक्तिकरण का अर्थ केवल नियुक्त कर देना नहीं। नियुक्तिकरण के हम चरण में देखेंगे, आखिरी पदांकन तक उसका, है ना, क्या किया जाता है? पदांकन तक उसके कार्य नियुक्ति के होते हैं, पदभार तक। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में नियुक्तिकरण का अर्थ होता है, नियुक्तिकरण प्रबंध का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। पद तथा व्यक्ति में सामंजस्य स्थापित करने की समस्त क्रियाओं को स्टाफिंग कहते हैं। स्टाफिंग या नियुक्ति में अधीनस्थ कर्मचारियों की भर्ती, चयन और प्रशिक्षण, पदांकन, पदोन्नति, जिसको हम बोलते हैं, पदोन्नति को क्या बोलते हैं, है ना भाई, और पदोन्नति, डिमोशन, प्रमोशन, है ना, मूल्यांकन, वैल्यूएशन, विकास आदि शामिल हैं। इसे जन प्रबंध, है ना, भी कह सकते हैं। जन प्रबंध वस्तुतः प्रबंध का अभिन्न अंग है। किसी भी उपक्रम की सफलता इन्हीं बातों के अतिरिक्त कुशल कर्मचारियों की नियुक्ति पर अधिक निर्भर करती है। तो हम कह सकते हैं पद तथा व्यक्ति में सामंजस्य को स्थापित करने के लिए। देखिएगा, पद अगर मान लो अकाउंटेंसी का निकला हुआ है और उस पद में हम किसी, है ना, केमिस्ट्री वाले को अगर हम नियुक्त करते हैं तो क्या वह शोभा देगा? नहीं। पद और व्यक्ति में सामंजस्य बिल्कुल स्थापित होनी चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री वाला अकाउंटेंसी का काम नहीं कर सकता और अकाउंटेंसी वाला केमिस्ट्री वर्क नहीं कर सकता। यानी पद और व्यक्ति में, दोनों में सामंजस्य, जिसमें योग्यता, कुशलता, अनुभव, सब चीज़ क्या हो, संचालित होता रहे। तो इस प्रकार से क्या है, ये नियुक्ति का अर्थ है। जॉर्ज टेरी कहता है कि स्टाफिंग का प्रबंध संतोषजनक कार्य शक्ति को प्राप्त करने तथा उसे बनाए रखने में है। संतोषजनक क्या है? कार्य शक्ति को प्राप्त करें और उसे बनाए रखने से है। ठीक है, ये आपका एक परिभाषा रहा। और नियुक्तिकरण के अगर विशेषता लक्षण को देखें तो सबसे पहले आता है प्रबंध का सतत कार्य। देखिएगा, प्रबंध का सतत कार्य कैसे? नियुक्ति कार्य जो है वर्ष भर और विभाग के दृष्टिकोण से या संस्थाओं के दृष्टिकोण की दृष्टि से, है ना, जिनकी जैसी ही क्या होती है, आवश्यकता होती है, उस स्तर पर
पद और व्यक्ति में सामंजस्य स्थापित किया जाता है। यानी प्रबंध का ये सतत कार्य है, भावी आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाकर उसकी पूर्ति के लिए भी प्रयास किए जाते हैं, जो कर्मचारियों की प्रशिक्षण की भी समय समय पर देना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद आता है महत्वपूर्ण कार्य। जी हाँ, नियुक्ति जो है बिल्कुल महत्वपूर्ण कार्य है, इसे बिल्कुल गंभीरता से करनी चाहिए, है ना भाई। किसी भी उपक्रम की सफलता जो है मुख्यतः योग्य व्यक्तियों की नियुक्तिकरण पर निर्भर करती है, और बड़े बड़े उपक्रमों में इसलिए पृथक कर्मचारी विभाग यानी पर्सनल डिपार्टमेंट की स्थापना की जाती है, जिसका मुख्य कार्य जन प्रबंध से होता है, यानी नियुक्तिकरण से होता है। अलग से ही विभाग बना देते, भैया आप लोगों को कार्य है, काम क्या है, केवल नियुक्ति करना, क्योंकि वो जानते हैं उनमें योग्यता होती है और उस योग्यता के आधार पर वो क्या है, इस महत्वपूर्ण कार्य को निभाते हैं। मानवीय पहलू देखिएगा, तीसरा आ जाता है मानवीय पहलू। स्टाफिंग का नियुक्तिकरण का संबंध जो है मानवीय संसाधन से ही होता है, अर्थात इसमें पूर्णतः मनुष्य की भर्ती, चयन, पदोन्नति, प्रशिक्षण, पदांकन, सेवानिवृत्ति पर ही ध्यान दिया जाता है। देखिएगा, हम अगर नियुक्ति करते हैं तो नियुक्ति करने के बाद ऐसा नहीं कि काम पूरा हो जाता है। मनुष्य की भर्ती जो होती चयन के आधार पर, है ना, उसके बाद उसको प्रशिक्षित किया जाता है संस्था के अनुरूप, है ना, या फिर उसके बाद पदांकन किया जाता है, पदभार दिया जाता है, सेवानिवृत्ति यानी उसकी आखिरी, है ना, श्रम की अवधि तक ही ध्यान दिया जाता है, इसलिए इसको मानवीय पहलू भी कहते हैं। जटिल एवं पेचीदा कार्य। नियुक्ति कार्य जो है, नियुक्तिकरण जो है कोई सरल कार्य नहीं है, है ना, ये कोई सरल कार्य नहीं है, क्योंकि स्टाफिंग का कार्य अत्यंत जटिल तथा पेचीदा होता है, क्योंकि इसमें व्यक्तियों, व्यक्तिगत दबाव, संबंधों तथा मान्यताओं से जूझना भी पड़ता है। ठीक है, ये व्यापक कार्य है, कोई छोटा मोटा कार्य नहीं है। अभी आप सामने भी चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से चयन, प्रशिक्षण, ये सब अलग अलग काम होंगे नियुक्तिकरण के अंतर्गत। तो इसलिए ये सब है ना, क्या है, व्यापक है, संकुचित कार्य नहीं है। प्रबंध का सामाजिक दायित्व है ये, याद रखिएगा, और संगठन प्रक्रिया का महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किस आधार पर नियुक्तिकरण की विशेषताओं को और रखा जाता है। ठीक है, अगर नियुक्तिकरण का हम महत्व देखते हैं तो मैं पहले ही बताया, देखिएगा, व्यावसायिक संस्था का भविष्य उसमें कार्यरत व्यक्तियों पर जितना निर्भर करता है उतना ही अन्य घटकों पर नहीं, क्योंकि कोई भी संस्था का लक्ष्य जो है, कार्य निर्धारण जो है, वो किस पर टिका है, कर्मचारियों के ऊपर, है ना। तो ऐसी स्थिति पर कार्यरत व्यक्ति पर जितना निर्भर करता है उतना ही अन्य किसी घटक पर निर्भर नहीं करता, इसलिए नियुक्तिकरण का महत्व अधिक बढ़ जाता है। इसमें पहली बात आती है उपक्रम की सफलता का आधार। नियुक्तिकरण जो है, अगर हम किसी को श्रेय देना चाहें तो वो क्या होता है ना, है ना, ये नियुक्तिकरण होती है, जिसमें उपक्रम की सफलता का आधार माना जाता है, बेसिस ऑफ सक्सेस ऑफ एन अंडरटेकिंग। महत्व के रूप में दूसरा अगर देखते हैं तो निर्धारित नीति के परिपालन में सहायक। देखिएगा, नियोजन के अंतर्गत जितनी भी नियम या नियमावली बनाते हैं, या संगठन के अंतर्गत जितनी भी नियमावली बनाते हैं, वो निर्धारित नीति के परिपालन में सहायक होती है, इसलिए इसका बड़ा ही महत्व और लाभ होता है। कार्य के संपादन के लिए आवश्यक है। भाई देखिएगा, कोई भी कार्य हो, बिना कर्मचारी के तो हम उसकी परिकल्पना नहीं कर सकते, नियुक्तिकरण के बगैर उसकी परिकल्पना नहीं कर सकते, इसलिए क्या हो जाती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, याद रखिए। औद्योगिक विकास में सहायक है, हेल्पफुल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, है ना। तो कच्चे माल से लेकर पक्के माल, है ना, तैयार करने और माल की बिक्री तक विभिन्न कार्यों में कुशल कर्मचारियों की निर्णायक भूमिका होती है, और न्यूनतम लागत पर श्रेष्ठतम किस्म का उत्पादन औद्योगिक सफलता की कुंजी है, और यह तभी संभव है जब प्रत्येक कार्य में दक्ष कर्मचारियों की नियुक्ति हो, है ना। इसलिए औद्योगिक विकास में भी सहायक है।
और पांचवा है श्रम शक्ति का श्रेष्ठतम उपयोग होता है नियुक्तिकरण के आधार पर। और छठवा है अभिष्ट ज्ञान तथा कला का संग्रह, रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है, मानव संसाधन का विकास होता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको नियुक्तिकरण का अर्थ सरल शब्दों में बता करके भी, परिभाषा बता करके भी, विशेषता बता करके भी, और ये कम से कम 6 पॉइंट में से ज़्यादा आपको बता रहा हूँ, और नियुक्तिकरण का है ना महत्व भी मैंने आपको समझाया। तो इसलिए इस चैप्टर को आप सरसरी नज़र में एक बार पढ़ें, और पढ़ने के उपरांत इसको लिखने का भी कार्य करेंगे, चैप्टर है ना टॉपिक वाइज। और दूसरी बात, आप लोगों को असाइनमेंट मिल जाएगी, असाइनमेंट मिल भी गया होगा, उसकी रूपरेखा कैसी होगी, क्या होगा, कितने नंबर का है, ये सब आप लोगों को पता होगा। 5 क्वेश्चन हैं, जो एक एक क्वेश्चन 4-4 नंबर के होंगे। ये गवर्नमेंटल है, इसको भेजना अनिवार्य है, ये पोर्टल के माध्यम से जाएगी। इसलिए सभी स्टूडेंट जो हैं समय पर अपना असाइनमेंट, क्योंकि यही जो है अभी वर्तमान स्थिति में वही मूल्यांकन का आधार होगा, यही सब चीज़ जुड़ेंगे। इसलिए मैं आग्रह करूंगा समय पर असाइनमेंट कंप्लीट करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।